अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं मुझे लाइव फ्रॉम आवर इस्लामाबाद स्टूडियो। सभी थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा है सारा सेटअप, पर आई होप दैट यू कीपिंग वेल। और इस शहर में आके जैसे मैंने आपको बताया था कि पोस्ट कोविड स्केयर दिस हैज़ बिन माई फर्स्ट ट्रैवल। काफ़ी बदली दुनिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बिन एबल टू गेट थ्रू द वर्स्ट इंशाल्लाह ताला ऑफ कोविड। यानी वो उस तरह से हमारा जो खदशा था कि शायद आशूर के मजालिस मजहबी इज्तिमाआत के बाद शायद हम एक दोबारा स्पाइक देखें, आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स हैव बिन अंडर कंट्रोल। लेकिन व्हाइल आई एम हियर देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल हैपनिंग्स। जिस तरह के आपने देखा कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज की बात तो कराची में हो रही है और लोग सर जोड़ के लिए उसके लिए बैठे हुए हैं। ओवर द वीकेंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ के क्वार्टर्स में जो 2-3 अहम इशूज़ हैं जिस पर बहुत ज़्यादा बातचीत इस वक्त हो रही है, सबसे पहले स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर जनाब जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा साहब, उनके असासों का मामला। एक प्रेस रिलीज़ उन्होंने कल की और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो उनकी पोजीशन थी एज द स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर वो उससे मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। विल कंटिन्यू एज द चेयरमैन फॉर द सीपैक प्रोजेक्ट। फिर इसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीपैक के ही हवाले से और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल उमूर हैं, फ़ॉरेन रिलेशंस हैं, उसके लिए एक बड़ा अहम इंटरव्यू कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का अरब TV अल जज़ीरा टेलीविज़न के लिए हुआ, जो कि जर्नलिस्ट हाशिम ने उनके साथ कंडक्ट किया। ये बड़ा ही अहम इशू था बिकॉज़ इसमें बदलती हुई दुनिया जिसमें अफ़गानिस्तान, अमेरिका से हमारे ताल्लुकात, इंडिया की इस ख़ित्ते में ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान के मामलात में अमल दखल, उस पर पाकिस्तान का स्टांस, एंड ऑफ कोर्स वी वर आल्सो आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट कि पाकिस्तान, चाइना और सीपैक अब किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। सो दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़ डिस्कस्ड। लेट्स टेक अ लुक कि प्राइम मिनिस्टर साहब के इस इंटरव्यू के कुछ चीदा नकात क्या थे और फिर इस पर ज़रा गुफ्तगू भी करते हैं। ये वो इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का फोकस भी रहता है और पाकिस्तान से जुड़ी हुई बेशतर ख़बरें इसी हवाले से होती हैं। क्या हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक तसल्ली बख्श और मोस्ट इफ़ेक्टिव अंदाज में इन इश्यूज़ को एड्रेस किया है इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल मीडिया? आइए जानते हैं फॉरेन रिलेशंस एक्सपर्ट एंड अ फॉर्मर एम्बेसडर जनाब एम्बेसडर जमील अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। पहला सवाल हमेशा लोग पूछते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री इन पाकिस्तान, इनकी आपसी ताल्लुकात के ऊपर अक्सर सवालात उठते हैं और तासुर ये दिया जाता है खुसूसन इंडियन मीडिया की तरफ से कि शायद हमेशा ही इनके बीच में एक कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेटेजिक गैप रहा है। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ट्राई टू एड्रेस दैट, लेकिन आप इनके इस जवाब को किस तरह देखते हैं? जी हाँ, ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है हमारे जो मुखालिफ हैं ममालिक और कुछ हमारे अपोजिशन लीडर्स भी हैं, उसमें यही दुनिया में परसेप्शन किया जा रहा है कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बजाय एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसको कि डिक्टेशन कहीं और से आती है। तो ये एक प्रोपेगेंडे के तौर पर प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल होता है एज अ पार्ट ऑफ एज अ कंपोनेंट ऑफ 5th जनरेशन वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इमरान खान ने उसको क्लियर किसी और अंदाज में किया है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि वो, और वही बात इमरान खान ने भी की है कि आर्टिकल 243 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें बड़ा क्लियरली दिया है कि आर्म फोर्सेस फेडरल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट के तौर पर और अंडर कमांड एंड कंट्रोल काम करती है। और इमरान खान ने उसको उसकी एक गमाजी की है और उसने जिक्र भी कर दिया। उन्होंने जिक्र कर दिया कि इससे पहले इतनी ज्यादा गवर्नमेंट उनसे काम बल्कि कोऑपरेशन नहीं मिलती थी। उनका मकसद इसमें यह था बेसिकली इमरान खान का, अगर उसको जिस सियाको सबाक से अगर उसकी जो एनालिसिस करते हैं फॉरेन कंट्रीज वाले, या जब हम सफीर थे तो उसको एनालाइज करते थे और अपने कंट्रीज को रिपोर्ट भेजते थे, तो उस सूरत में हम इस तरह करते थे कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई है। तो कॉन्टेक्स्ट उसका ये था कि पहले वो इनपुट नहीं ली जाती थी। इसको इस अंदाज में अगर कह दिया जाए या एनालाइज करने वाले इस तरह करेंगे कि पहले वो इनपुट ज्यादा नहीं ली जाती थी या इनपुट देने में कोई शायद
कबाहत थी, लेकिन अब वो इनपुट, क्योंकि देखिए पेंटागन भी तो इनपुट देती है ना अफगानिस्तान के बारे में, प्रेसिडेंट ट्रंप सारे डिसीजन पूरी दुनिया के ममालिक अब जब उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स उनकी प्रायोरिटी में आते हैं, दुनिया बदली, जहां हमने पिछली दिहाई में ज्यादातर इंतहा पसंदी के, दहशतगर्दी के वाकयात देखे, मुल्कों में कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, तो यकीनन इनका मिलिट्री इनपुट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड जमील साहब, एक और बात मेरे ख्याल में एक आइडियलिस्टिक विजन तो यही है कि व्हाई कैन पाकिस्तान नॉट हैव अमेजिंग रिलेशनशिप्स विद अ लॉट ऑफ कंट्रीज, लेकिन दुनिया की हकीकत ये है कि इस वक्त या तो आप अमेरिका के एलाय हैं या फिर आप चाइना के एलाय हैं। जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस बात का इंदिया दिया कि पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल चाइना के साथ, चीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हाशिम ने, जो कि जर्नलिस्ट की इंटरव्यू ले रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि डज़ दैट मीन कि पाकिस्तान अपनी जो पोजिशनिंग है, अपने जो एलाइज हैं, उनके साथ किसी तरह की रीअलाइनमेंट पे हैं? क्या अमेरिका के बजाय चीन को चुना जा रहा है? इसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर कहा कि वाई कैन पाकिस्तान नॉट हैव आइडियल रिलेशंस विद बोथ द कंट्रीज, आइदर एंड और की सिचुएशन क्यों है? क्या आप समझते हैं कि दुनिया के सामने वाकई अब ये सवाल है कि आप आइदर एंड और, यू आइदर पिक चाइना और यू पिक यूएस टू बी एन एलाय? देखिए, मुल्कों के दरमियान रिलेशंस में कभी ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ बिल्कुल एक ही उसमें जुम्बिश कलम से बिल्कुल सारों के साथ अपने रिलेशंस खत्म करके और सिर्फ एक मुल्क के साथ हो जाए। लेकिन एज ए तजिया निगार या वाकई तजिया निगार जो है, उस पर बहुत सारे कॉलम्स लिखे जा चुके हैं, बहुत सारे तजिए हैं कि जो बदलते हुए तगय्युरात नजर आ रहे हैं रीजन में, जो जियोपॉलिटिकल और जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स हो रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट का झुकाव बढ़ता जाएगा। जैसे कि इमरान खान ने जब बात की इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, तो जहां इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ जाती है तो वहां उसके साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को समहाउ इन मोस्ट केसेस इट इज सपोर्टेड बाय द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड इट्स सपोर्टेड बाय अदर इंटरेस्ट। सो वो आगे की बात है। इस वक्त जो इमरान खान ने की है वो बिल्कुल एन उसी के मुताबिक की है जो कि फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व हुई है इस गवर्नमेंट में, उसके मुताबिक उन्होंने किया है। और जो ऐसा ही होना चाहिए कि हम अपने तमाम के तमाम रिलेशन दूसरों से खत्म करके एक तरफ तो नहीं जा सकते। ये एक जो, लेकिन आप समझते हैं इमरान खान साहब ने ये इशारा भी दिया कि इस वक्त पाक अमरीका ताल्लुकात एक अपने बेहतरीन मोड़ पर हैं एंड दे आर वेरी गुड रिलेशनशिप्स, बिकॉज इससे ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स पाकिस्तान और अमरीका के कभी नहीं थे। और इसके इसको वजन देते हुए, इसको सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह पाकिस्तान इन द वॉर अगेंस्ट टेरर अमरीका के साथ है, और ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। तो उन्होंने ये तासुर दिया कि इस वक्त पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात बेहतरीन नहज पे हैं। क्या आप इससे एग्री करते हैं? जी, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में बड़ी मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेटिक अप्रोचेज आ जाते हैं। तो जिस चीज का जिक्र इमरान खान ने किया वो वाकई में बहुत बेस्ट, यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ताल्लुकात हैं। आपको याद होगा 2017 के शुरू में जो बयान आते थे अमेरिका की तरफ से और ट्रंप की तरफ से, और खास तौर पे 1 जनवरी को जो 2017 को आए थे, वह जी मज़ाक आखेज भी थे और तज़हीक आमेज भी थे पाकिस्तान के लिए, और बतदरीज किस तरह वो बेहतर होते गए। तो ये एक इस अफगानिस्तान के हवाले से बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप पेंटागन की रिपोर्ट देखें जो 3 दिन कबल शाया हुई है, 1 साल की जो रिपोर्ट हुई है जो चाइना के हवाले से शाया हुई है, उसमें जिक्र है पाकिस्तान का भी और सीपैक का भी जिक्र है उसमें। उस हवाले से देखें तो यकीनन अमेरिका पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से कोशिश करेगा कि इन्फ्लुएंस करके वो अपने जो सीपैक के हवाले से अमेरिका के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को शामिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब वो बात हाथ से निकल चुकी है अमेरिका की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने बायलैटरल रिलेशंस में टोटल जितने भी हमारे मफादात हैं वो एक साथ रख के बात नहीं करते हैं, वो सेगमेंटेड भी होते हैं, जिस तरह इसमें अफगानिस्तान में है, और जो कि अमेरिका के लिए इस वक्त बहुत कलीदी बात है। ट्रंप ने इस पे अपना एक वादा किया हुआ है और उसके इलेक्शन का बहुत बड़ा दारोमदार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। इलेक्शंस का जिक्र किया, इसी पे मैं आना चाह रही थी। इस वक्त अगर डेमोक्रेट्स की भी पॉलिटिक्स को देखा जाए, उन्होंने बार बार कश्मीर इशू को उठाया है। इन द इंटरव्यू भी इस बात को लिंक किया गया कि अगर अमेरिका से पाकिस्तान के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, जो आपने भी वाज़े किया कि अफगानिस्तान के तनाजुर में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन व्हाट अबाउट कश्मीर? एक सवाल जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से किया गया कि अमेरिका समेत क्या तमाम वेस्टर्न एलाइज ने पाकिस्तान को कश्मीर के मामले पर तनहा छोड़ दिया है और कोई सपोर्ट नहीं कर रहे,
रहे, क्योंकि सिवाय लफ्जी जमा खर्च के कोई ऐसा नहीं लगता कि कॉन्क्रीट बैकिंग पाकिस्तान को हासिल है, और इसी हवाले से कश्मीर के इशू को भी इस इंटरव्यू में उठाया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान के पास वेस्टर्न ममालिक से कश्मीर इशू पे कोई सपोर्ट नहीं है? जी हाँ, उसमें बल्कि इंटरव्यू के दौरान ही तस्करा आ गया था कि जो 3 सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है वो बड़ी सरसरी किस्म की, और उसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशन इसलिए नहीं है, उसकी एक मॉरल इम्प्लीकेशन है कि वो ज्वाइंट स्टेटमेंट भी सही तरह नहीं देते हैं। वो सिर्फ एक जिसे कहा जाए कि सरसरी सी बात हो जाती है, लेकिन वो भी गनीमत है। पहले तो वो भी नहीं होता था, लेकिन वो जो इंटरव्यू के दौरान भी यही बात आई, और इमरान खान ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि दुनिया अक़वाम का इंटरेस्ट इंडिया से है, लेकिन इसमें मेरी राय थोड़ी सी इसमें मुख्तलिफ है कि वो तो दुरुस्त है कि इंडिया से उनके इतनी बड़ी इकोनॉमी है और उसके साथ उनके मफाद हैं, इकोनॉमिक मफाद हैं उन ममालिक के, लेकिन उसमें स्ट्रेटेजिक मफाद भी हैं, क्योंकि अमेरिका के एलाइज जो है इस वक्त वो जितने भी हैं वो अमेरिका की जो जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है इस एरिया में, यानी कि इंडिया के साथ जो उनका इस वक्त एक एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अलाई अगेंस्ट चाइना है, तो वो उस सिलसिले में इंडिया को सपोर्ट करते हैं हर मामले में। आप देखें कि कल जो सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी ने, सैंक्शन कमेटी ने, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका है, उन्होंने पाकिस्तान ने प्रपोज किया हुआ था, सारी तैयारी हो चुकी थी कि 2 अफराद जो इंडिया में हैं और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनको शामिल किया जाए उस सैंक्शन लिस्ट में, लेकिन उसको नहीं किया गया, उसको वीटो कर दिया गया। तो मेरा मकसद ये है कि एलाइज का मामला भी है। जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जहाँ हो रहे थे उसमें पाकिस्तान सऊदीया रिलेशंस की भी बात की गई। इसके अलावा जिस तरह आपने खुद इशारा दिया, माशी मुस्तकबिल सीपैक से और चीन से जुड़ा हुआ है, इसको भी कुरेदा गया और कहा गया कि माजी में शायद इमरान खान साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे सीपैक रूट्स के हवाले से, उस पर भी उनकी क्वेश्चनिंग की गई। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्होंने कहा कि 3 साल बाद पाकिस्तान जब इलेक्शंस की तरफ दोबारा जाता है तो क्या जिन्होंने वोट दे के PTI को हुकूमत इसमें कायम करने में मदद की है वो अवाम इस वक्त PTI से और इमरान खान साहब से खुश हैं या नहीं। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, सऊदी अरब के हवाले से भी पूछा गया कि इस वक्त पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात किस नहज पर हैं, इस पर आपका क्या तज्जिया है जमील साहब? जी, जाहिर है कि जो खास तौर पर OIC के हवाले से सवाल किया गया उसमें इमरान खान ने बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में उसका जवाब भी दे दिया कि हाँ, OIC के हवाले से उनको फ्रंट उस पे आके मदद करनी चाहिए थी और इस मैटर को टेकअप करना चाहिए था, क्योंकि OIC के आर्टिकल में दिया हुआ है पैलेस्टीन का मामला और तमाम मेंबर ममालिक की मदद करने में। तो इस पर उनके एक लिहाज से डिप्लोमेटिक तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने जाहिर किए, और दूसरे लिहाज से उन्होंने बायलैटरल अपनी जो रिलेशन है सऊदी अरब की, वो यही एक कहना चाहिए था सरबराह को। फॉरेन मिनिस्टर तो जो कह गए उसकी कोई और वजूहात हैं, लेकिन एक सरबराह को, एक चीफ एग्जीक्यूटिव को यही बात करनी चाहिए थी कि सऊदी अरब से, और सऊदी अरब से यकीनन हमारे जो सिर्फ हमारे सऊदी अरब से सिर्फ एक माशी ताल्लुकात का तो नहीं था ना मामला, हमारे उससे कल्चरल है, हमारे उससे रिलीजियस है, हमारे उससे इमोशनल ताल्लुकात हैं और हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। देर बात हैं और गहरे ताल्लुकात हैं, और यकीनन बहैसियत एक सरबरा पाकिस्तान के जो जवाब दिए गए वो काफ़ी इसी डिप्लोमेटिक ऊंच नीच को समझते हुए दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। दुनिया की निगाहें मरकूज़ हैं जी पाकिस्तान पे, जो अहम इश्यूज़ हैं उस पर ज़रूर बात की गई, और यहाँ तक कि फ़लस्तीन और इज़राइल के मामले में भी सवालात किए गए जिसके जवाब आपने देखा ही। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो एक और बड़ा अहम इशू जो इंडिया दिया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से कि कैनबिस की कल्टिवेशन अब पाकिस्तान में अलाउड होगी, CBD उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए। इस पर ज़रा बात करेंगे, इसको समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। एक अहम इशू आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भंग यानी हेम्प के पौधे की हुकूमती सतह पे इजाज़त दी है कि इसकी काश्त होनी चाहिए, और उसके लिए यकीनन कानून साजी है, उसके लिए हमेशा की तरह बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, लेकिन ये पूरी दुनिया में बताई जाती है कि $25 अरब की ये मार्केट है, क्योंकि हेम्प का पौधा अगर हम देखते हैं उसकी काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको आप उर्दू में समझने के लिए भंग का पौधा
पौधा भी हम इसको कहते हैं लोकल ज़बान में। इसके जो बीज होते हैं उससे हम तेल बना सकते हैं, इसके पत्तों से मेडिसिन्स बनती हैं और इससे वैसे भी फाइबर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा मांग है पूरी दुनिया में। अगर दूसरे ममालिक की तरफ देखा जाए तो चाइना में तकरीबन 40,000 एकड़ पे इसकी हुकूमती सतह पे काश्त की जाती है और कनाडा में ये तकरीबन 1 लाख एकड़ के रकबे पे इसको काश्त किया जाता है। हुकूमत की उम्मीद है कि इसको अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत किया जाएगा, प्राइवेटली इसको आप नहीं काश्त कर सकते, यानी अगर हुकूमती सतह पे नहीं, अगर कोई ख़ुद इसके लिए परमिशंस लेना चाहे उसकी पहली फ़ेज़ में एटलीस्ट इसको अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन हुकूमती सतह पे इसको आगे लेके जाया जा रहा है। लेट्स सी कि इसके बारे में जो मज़ीद डिटेल्स इस रिपोर्ट में हम देखते हैं, फिर इसके बारे में ज़रा गुफ्तगू भी। जी जनाब, बाकायदा जब इसकी काश्त होगी उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद बताए जा रहे हैं, सनती इसके फ़वाइद हैं और इसके इस्तेमाल हैं, 25,000 से ज़्यादा इसके इस्तेमाल हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए एग्री बिज़नेस एक्सपर्ट जनाब यूनुस संदील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब। जी वालेकुम सलाम सर। एग्री बिजनेस से आप मुंसलिक हैं, किस तरह देखते हैं हुकूमती इस फैसले को? कई लोगों की राय ये है कि देर आए दुरुस्त आए, ये फैसला पहले ले लेना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट है जिसका तखमीना तकरीबन 25 अरब डॉलर का लगाया जाता है और पाकिस्तान का एनवायरनमेंट, हमारा क्लाइमेट परफेक्ट है जी ये हेम्प की ग्रोथ के लिए और उसकी कल्टिवेशन के लिए। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? बिल्कुल जी ऐसी बात है। आई थिंक अ वेरी राइट डिसीजन, वेरी बोल्ड डिसीजन एट द राइट टाइम। और पहले हो जाता तो और अच्छा था। बहुत बड़ी इसकी एक इंटरनेट है। हमारे यहाँ एनवायरनमेंट जैसे आपने कहा, सॉइल कंडीशंस और ये जो आपकी क्लाइमेट कंडीशंस हैं ये इसको सपोर्ट करती हैं। एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा इसी तरह कि ये जो इसको हम भंग का प्लांट और भंग कल्टीवेशन कह रहे हैं, ये जो इंडस्ट्रियल हैम्प है ये इसी फैमिली का, कैनबिस फैमिली का प्लांट है, बट ये भंग का प्लांट नहीं है। जो भंग जिसकी से उगती है और बनती है वो उसका दूसरा स्ट्रेन है जिसमें जो वो कंपाउंड है जिससे साइकोएक्टिव इफेक्ट आता है वो बहुत हाई होता है। जो इंडस्ट्रियल हैम्प है उससे अगर आप भंग बनाना चाहें तो बना भी नहीं सकते क्योंकि उसमें वो THC लेवल्स होते ही नहीं हैं। सही। अच्छा, ये जो अब आपने एक बड़ा अहम नुक्ता यहाँ पे उठाया है आपने कि जो ये इजाज़त दी गई है इसमें बड़ी वजाहत इसकी की जाएगी क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ये जो फाइन प्रिंट होता है, दिस इज़ वेयर ऑल द क्रक्स ऑफ द मैटर इज़। इंडस्ट्रियल हेम्प की इजाज़त दी गई है और इसको इसकी काश्त के लिए जैसे पहले कहा जा रहा है कि ये हुकूमती सतह पर होगी। इंडस्ट्री यानी जो एग्री बिजनेस ओनर्स हैं उनका इस पे क्या रिएक्शन है? हमेशा देखें जब आप इंसेंटिव देखते हैं, हमने पहले भी देखा है कि लोगों ने जो अपनी ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी उनके बजाय जहां उनको इंसेंटिव ज़्यादा मिला, हाँ हमारे यहाँ अक्सर बात की जाती है शुगर केन की, गन्ने के पौधे की, कि वो एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और उसमें इतना ज़्यादा हमने इंसेंटिव्स दे दिए कि लोग जो ट्रेडिशनली आलू उगाते थे या फिर गंदम उगाते थे, चावल उगाते थे, वो उस तरफ राग़िब हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स को डी इंसेंटिवाइज हो जाएंगी इसकी वजह से? देखिए सिद्रा, हमारा एग्रीकल्चरल बेस इतना बड़ा है कि हम इस किस्म की क्रॉप्स बड़े आसानी से अकोमोडेट कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ आवर कन्वेंशनल स्टेपल क्रॉप्स। वो रिस्क मुझे नजर नहीं आता। मगर ये है कि इसको बड़ा तरीके से हैंडल करना चाहिए ताकि इसका जो बेनिफिट है वो हम हासिल करें। बहुत मरतबा ऐसा होता रहा है कि हम प्रोडक्शन तक तो चले जाते हैं, इसको अगर इससे हमें पूरी तरह फ़ायदा उठाना है तो इसको हमें इंडस्ट्री से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस कम्युनिटी को इसमें लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ हेम्प विल नॉट अचीव द पर्पस। यू हैव टू प्रोसेस द प्रोडक्ट इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट that are in demand internationally. सही, लेकिन मुझे बताइएगा इसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट माना जाता है वो CBD ऑयल है। उसके लिए जैसे आपने ख़ुद कहा कि उसकी प्रोडक्शन तो हो जाएगी लेकिन उसको पूरी दुनिया में अगर हमने उसको बेचना है, उसको एक्सपोर्ट करना है, उसमें यकीनन हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका हमें इनपुट भी चाहिए होगा। मुख्तलिफ दूसरे इदारे हैं, चेम्बर्स हैं, फेडरेशंस हैं जिसको इसके लिए मुतहरिक होना पड़ेगा। क्या आप समझते हैं कि ये तैयारी इस वक्त की जा रही है? देखिए, मैं कह नहीं सकता की जा रही कि नहीं की जा रही, मगर की जानी चाहिए। सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, हमारे जो एम्बेसी के लोग हैं, जो आपके कमर्शियल काउंसलर्स होते हैं, अटैचेज होते हैं,
इनको ट्रेन करने की जरूरत है, सिर्फ उनको पुश करना भी काफी नहीं है कि जी आप जाएं और इसको पाकिस्तान इसकी मार्केटिंग करें। दे शुड नो व्हाट द प्रोडक्ट इज एंड देन दे शुड बी आस्क्ड टू फाइंड मार्केट्स। आप यहाँ पे बैठ के भी असेस कर सकते हैं कि दुनिया की कौन सी मार्केट्स हैं जो वायबल हैं, और उसके बाद वहाँ की एम्बेसीज को आप मुतहर्रिक करें। 3 स्टेप्स हैं, देखिए, एक प्रोडक्शन है, एक प्रोसेसिंग है और एक मार्केटिंग है। अगर आपने प्रोड्यूस भी कर दिया, उसको प्रोसेस भी कर दिया और आप मार्केट कैप्चर नहीं कर सके, वो सिर्फ आप बिजनेस कम्युनिटी पे ना छोड़ें। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी एम्बेसीज को इसमें इस्तेमाल करें, और क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एडवांटेज दिया है कि ये एक हाई वैल्यू क्रॉप है, जो इस वक्त एक कंफ्यूजन का शिकार है कि क्योंकि इसको बड़ा लिंक किया जाता है विद ड्रग्स, marijuana से या भंग से या चर्च से। तो इसकी क्लैरिटी बिल्ड करें लोकली भी, इंटरनेशनली भी, और पाकिस्तान को प्रमोट करें एज अ प्रोड्यूसर। अच्छा, ये आपने जो लोकली तो ऑफ कोर्स इसमें काम किया जा रहा है, लेकिन इंटरनेशनली पे दोबारा फोकस लाना चाहूँगी, क्योंकि एक सेंसिटिव प्रोडक्ट है, आपने खुद इसका इशारा दिया। इसको सही तरह से मार्केट करना, इसकी एडवोकेसी करना कि इसके इंडस्ट्रियल फ़वाइद की तरफ हम ज़्यादा एम्फसाइज कर सकें। कहीं ऐसा खदशा तो नहीं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का पुश बैक आ सकता है व्हेन पाकिस्तान हैज़ टेकन दिस डिसीजन? नहीं, देखिए, ये मुझे रिस्क नहीं लगता, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें ऑलरेडी इस पे काम किया। जैसे हमने अभी जिक्र किया, चाइना है, फ्रांस इज अ बिग प्रोड्यूसर। तो इंडिया में तो भंग लीगल है, वहाँ पे तो उसको हमें सबसे खतरा इंडिया से होता है कि जी वो हमारे लिए लॉबिंग करेगा, हमारे अगेंस्ट लॉबिंग करेगा, मगर वो खुद इस चीज का वहाँ पे जब सारी दुनिया ने इस किस्म की प्रोडक्ट्स को, ड्रग्स को बैन किया, इंडिया में भंग जो है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो उसको बैन नहीं किया गया था। तो कौन, बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इंडस्ट्रियल हेम्प और के बीच में जो डिफरेंस है वो वाजे करने की ज़रूरत है। हुकूमती सतह पे इसकी प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए इस वक्त तवानाइयों को सर्व करने का एक अहम इशू सामने होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक से पहले आपको दिखाएं जी कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का जो जिक्र किया जा रहा है। तमाम सियासी क़ुव्वतें जिसके लिए सर जोड़कर बैठ जी जनाब, आप देख सकते हैं कि बड़ी अहम इस वक्त तवक्कुआत हैं। अवाम जो है वो सिर्फ वादों से और सिर्फ बहलावों में आने वाली नहीं है। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बड़ा अहम है, बिकॉज़ हर सतह पे लोगों की बस हो चुकी है और हर सतह पे लोग मायूस हो चुके हैं। हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आजमा के देख लिया, जिनको वोट दिया गया, जिनको मैंडेट दिया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि सब ने ही कराची को लेट डाउन किया। तो इस वक्त जो ये ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज की बात हो रही है, क्या ये भी सिर्फ कस्मेटिक है? क्या ये भी सिर्फ लफ्जी जमा खर्च है? क्या इसमें भी सिर्फ और सिर्फ हमें ऐसा लगेगा कि बात हुई लेकिन सरसरी हुई और कोई इसका कंक्लूजन नहीं निकला? आज भी मैं एक दफ़ा फिर आपसे कहूँ कि जो बड़े अहम इश्यूज़ हैं, अगर हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक ने भी एक बहुत बड़ा फ़ंड दिया सिंध हुकूमत को नालों की सफाई के लिए बारिश से कबल, और सब ने ये ऑलरेडी इशारा दे दिया था कि इस दफ़ा हो सकता है बारिशों की तबाहकारी बहुत ज़्यादा हो। लेकिन जो अहम मसला है, जो अब तमाम लोग जिस पे बात कर रहे हैं, इट्स एक्चुअली द इंक्रोचमेंट्स। ये नहीं कि नालों की सफाई नहीं हुई, अगर हुई भी तो शायद वो नाकाफ़ी थी, लेकिन अहम बात यह है कि पूरा का पूरा ड्रेन सिस्टम तबाह हो चुका है पिछले 30-35 सालों में। तकरीबन 10 से 12 लाख घर इस जगह पे बस चुके हैं। 50 से 60 लाख की आबादी इन इंक्रोचमेंट्स में, इन मुजाफात में रहती है। इस वक्त क्या किया जाए? क्या हमारे पास ये मसल मौजूद है? और फिर उनको मुतबादिल जगह देना, ये तो सिर्फ एक एरिया है। इसके अलावा कराची में पानी का मसला, हमारे मास ट्रांजिट का मसला, ग्रीन लाइन का मुकम्मल होना, जिससे जुड़ी हुई ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन फिर कब तक मुकम्मल की जाएगी? नाउ पीपल वांट अ टाइम लाइन। देखना यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जिन्होंने बहुत ज़्यादा वादे किए हैं कराची वालों के साथ, जब वो तशरीफ़ लाएंगे ओवर द वीकेंड, उनका क्या रद्द अमल होगा? क्या वो समझते हैं कि उनके अपने चुने हुए MNAs की परफॉर्मेंस वहाँ पे इफेक्टिव है या नहीं? वील फाइंड आउट ओवर द वीकेंड। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और मेरा आपका साथ रहेगा 11 बजे तक। इसके अलावा ऑफ कोर्स यू कैन बी वाचिंग दीज सेगमेंट्स ऑन आवर सोशल्स एज वेल। आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ राब्ते में रहिए। आज ज़रा मैंने सोचा कि एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, रादर मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उसके बारे में बात की जाए। आज यहाँ पे मैं जब आई हुई थी तो आई मेट अप अ फ्यू फ्रेंड्स और हमारी गुफ्तगू में कहीं ना कहीं जिक्र कॉम्प्रोमाइज़ का आ गया। कहा जाता है कि ये किसी हकीमी नुस्खे की तरह आजकल हर एक को सलाह में दिया जाता है। कोई शख्स अगर अपनी कोई तकलीफ़ आपसे इजहार करता है कि मेरे साथ ये मामला हो रहा है या मुझे इस बात पे तकलीफ़ हुई, तो बजाय उस प्रॉब्लम को समझने के हम सबसे पहला मशवरा जो उस शख्स को देते हैं, कहते हैं शायद तुम ज़्यादा सेंसिटिव हो, हसास हो, और दूसरा ये कि ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लो। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परफेक्ट या आइडियल नहीं होगी। ये परफेक्शनिज्म से आपको थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए तो बड़ा अच्छा मशवरा है कि अगर आप समझे कि कोई शख्स बिल्कुल ही ज़िद हो गया है, उसको ज़िद लग गई है कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह काम होना चाहिए, और वो उससे टस से मस नहीं होना चाहता, तब तो आप उसको सलाह दें कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, यानी हम उसको सलाह देते हैं लचक की, कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ, कुछ देना सीखो, अपनी तरफ से बिल्कुल अड़ ना जाओ उन मामलात पे। लेकिन क्या उसको वाकई हम कॉम्प्रोमाइज़ का नाम देंगे? क्योंकि आम तौर पे जिन चीज़ों पे इवेंचुअली हमारे रिश्ते ख़त्म होते हैं, बिगड़ते हैं, जब इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर करके थक जाता है। और कॉम्प्रोमाइज़ जब आप हाइंडसाइट देखते हैं तो आप कहते हैं मुझे समझ नहीं आया, ये तो बड़ा बेसिक इशू था, वैल्यूज़ का मसला था, इस पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया ही क्यों? तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ कॉम्प्रोमाइज़ और कहाँ ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, और इवन हुकूमती और मैक्रो लेवल पे अगर हम बात करें। लोग कहते हैं कि जी हुकूमत चलाने के लिए भी एक सरबराह को कई एरियाज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। शहरियों की सिचुएशन इस वक्त आपके सामने है। जब कराची वाले सवाल कर रहे हैं इंतज़ामी उमूर का, लॉजिस्टिक्स का, तब भी यही पूछा जा रहा है कि जी कॉम्प्रोमाइज़ करते करते तो इस नहज पे आ गए कि आज रोशनियों के शहर को मिसाल दी जा रही है वहाँ के मसाइल के हवाले से कि जी वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, मास ट्रांजिट का कोई सिस्टम नहीं है, पोश तरीन इलाकों के घर भी डूब जाते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ कॉम्प्रोमाइज़? लेट्स अनपैक दैट। आज जो हमारे साथ मौजूद है मेरे गेस्ट, दे आर ऑल डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले मशहूर आरजे भी हैं, इनकी आवाज़ आप सुबह सुबह सुनते हैं तो वैसे ही ज़िंदगी जो ना उसके कॉम्प्रोमाइज़ थोड़े मध्यम हो जाते हैं और उसमें वापस आ जाते हैं, आपको सुबह सुबह पेप अप कर देते हैं विद हिज वेरी मोटिवेशनल वर्ड्स। ही आल्सो हैज़ अ वाइब्रेंट कॉर्पोरेट करियर। हमारे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम अदील। वालेकुम सलाम सिद्रा, एंड हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। और हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी अनदर वेरी डियर कॉलीग ऑफ माइन। आप इनको टेलीविजन पे देखते हैं, शी इज़ अ होस्ट, शी इज़ एन एंकर पर्सन। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीज़े मोइन। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़े। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर। कराची से आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं ख़ुद इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन आज हमने सोचा ये जो हम मुफ्त मशवरा हर एक को देते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने का, ज़रा उस पर बात की जाए। अदील, सबसे पहले आप अक्सर जो मैं देखती हूँ आपकी जो ऑडियंस होती है उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स शामिल हैं जो अभी अभी कॉलेज से या तो ग्रेजुएट कर रहे होते हैं, पहली नौकरी की शुरुआत कर रहे होते हैं या फिर उसकी तलाश में होते हैं। तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा ये कॉम्प्रोमाइज़ की जड़ी बूटी दी जाती है। आप क्या कहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ क्या है और किस हद तक करना चाहिए? देखिए, मेरा ये ख्याल है सिद्रा, एक तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने यू हैव टेकन अप दिस टॉपिक, बिकॉज मेरे इस वक्त सामने ऑफिस में जो मेरे रूम में टीवी चल रहा होता है, ऑल आई एम लिसनिंग दीस डेज आर पॉलिटिक्स, कोई इस्तीफा दे रहा है, इस्तीफा नहीं, ये भी कॉम्प्रोमाइजेस चल रहे हैं इस वक्त। आप देख रही होंगे तो सारा टाइम सियासी जमातों के दरमियान शहबाज शरीफ साहब जो है वो जरदारी से मिलते हैं, तो ये भी तो एक कॉम्प्रोमाइज ही हुआ। जहां तक आपने यूथ के हवाले से बात की, आई थिंक मेरे ख्याल से आपकी अपनी पहली जॉब जो होती है वो भी एक तरह का कॉम्प्रोमाइज ही होती है। आई मीन जस्ट इमेजिन योरसेल्फ बीइंग अ 16, 17, 18 year old a teenager and you just feel कि आप जिंदगी में सब कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं। मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं I always wanted to be a commercial pilot. I mean no Air Force, nothing. I always wanted to fly a commercial jet. But then the compromises had to be done because आपको समझना पड़ा कि नहीं यार, ये चीजें बाद में कभी जिंदगी में देख लेंगे, वो बाद वैसे कभी आता नहीं है। So मेरा ये ख्याल है कि जब एक स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपनी पहली जॉब करता है, I wanted to work for a multinational then, maybe in an FMCG segment, but I ended up in the banking because उस वक्त
यही जॉब थी, तो हमने कहा ठीक है, do a compromise. So I think all of us, there are very few lucky people who actually end up getting what they wanted, but majority of the people, they have to compromise. I mean, and that's the first lesson. I mean, in the professional life, that's the But first lesson. do you think that's a disservice? अगर हम इसी पोजीशन से शुरू करें कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना तो ज़रूरी होती है ज़िंदगी में, जो तुम ख्वाब देखोगे वो तुम पा नहीं सकते, कहीं ना कहीं यू हैव टू टेक अ बैक स्टेप। मुझे लगता है इट इज़ किलिंग अ लॉट ऑफ ड्रीम्स। मनीज़े, आप क्या कहेंगी कि शुरुआत में जैसे एक लड़की को कहा जाता है कि या तो तुम्हारा एक ज़बरदस्त करियर हो सकता है या फिर तुम्हारी एक बहुत ही सेटल्ड एंड हैप्पी फैमिली लाइफ हो जाती है, आइदर एंड और में लड़की को डाल सकते हैं कि दोनों तो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिल सकते, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। और यहाँ तक कि कई रिश्तों पे आमादा करने के लिए घर वाले ये कह रहे होते हैं, भाई देखो एटलीस्ट तुम्हें फलानी चीज़ में सपोर्ट करेगा, तुम्हें पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें काम पे जाने देगा। क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ेस हमें करने चाहिए आपके ख्याल में? सिद्रा, बात का आगाज मैं अब्राहम लिंकन के एक कॉल से करूंगी। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि देयर इज ऑलवेज अ प्लेस ऑन टॉप फॉर दोज हु एस्पायर फॉर इट। आपको बेसाखियों की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको कामिल बनाया है, मुकम्मल बनाया है। आप इन्हसार क्यों करेंगे? हाँ, जिंदगी के किसी मोड़ पर जहाँ आपने बात की कि एक साथ की जरूरत होती है, हाँ वो साथ जरूरी है, अपने वक्त के साथ वो साथ आपके साथ मिल जाएगा, दैट वुड बी अ सपोर्ट। लेकिन वहां तक पहुंचे, अपनी बुनियाद पर पहुंचे, अपनी मेहनत पर पहुंचे। आपके वालिदैन आपके साथ होते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आपको एक मकाम तक पहुंचने में मदद देते हैं, और अल्टीमेटली अगर आप ये सारा क्रेडिट आगे ट्रांसफर कर दें तो दैट विल नॉट बी फेयर। हाँ, अगर आपके इन लॉज या जहाँ शादी होती है, दे आर वेरी सपोर्टिव, दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पर बच्चियों को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। उनके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि डोंट लूज होप, कीप ट्राइंग। हो सकता है कि वक्त अच्छा आए, सब्र करना चाहिए, क्योंकि ईमान के दामन को अगर मजबूती से थामे रखेंगे तो अच्छा वक्त आएगा, बेहतर वक्त भी आएगा। बिल्कुल। अच्छा मनीज़ा, ये इतना वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन आम फहम इसको बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मतलब समझौता। कभी कभार सूरत हाल वाकई बहुत ज़्यादा संगीन होती है, ज़ालिम होती है, और फिर भी हम देखते हैं कि कई लोग उसके साथ समझौता कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस की अगर मैं बात करूँ, घरों में तशद्दुद होता है ख़वातीन के ऊपर, ये बड़ी नोन बात होती है, पूरी फैमिली को पता होता है। कोई भी ज़ी शऊर सेल्फ रिस्पेक्टिंग ह्यूमन बीइंग, इसमें मर्द और औरत की मैं तफरीक नहीं करूँगी, अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, आप इस सिचुएशन में नहीं रहेंगे। लेकिन उसमें भी लड़की को या खातून को मशवरा दिया जा रहा था कि बच्चों का सोचो, घर को बना के रखो और समझौता कर लो। यानी अगर वो रूठ कर इस बात को बताते हुए अपने मैके भी आती है, तो अक्सर हम देखते हैं कि उसके घर वाले उसको यही कह रहे होते हैं कि समझौता कर लो, कोई बात नहीं, अब नहीं मारेगा। वर्ड ऑफ विजडम की अगर बात करें तो वो तो यही है कि इट इज बेटर टू बेंड देन टू ब्रेक। तो समझौता करना जरूरी है। जिंदगी में हर चीज नहीं मिलती, कॉम्प्रोमाइजेस जरूरी हैं। ये तो वही बात हो गई, अगर आप कहें कि वो मुझे अच्छा नहीं कहता, फलां मुझे अच्छा नहीं समझता। अगर जैसे कि एक सिचुएशन आपने मेरे सामने रखी है, एक लड़की अपने घर आ जाती है और उसे बताया जाता है समझौता करे, तो पीपल आर नॉट गोइंग टू से यू कि तुम अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। या तो अगर आपको अच्छा कहलाए जाना है तो आप अपना नाम अच्छा रख लें। दिस इज द ओनली सिचुएशन जहां आपको सब लेकिन वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? यानी जो चीज़ मैं आपसे सवाल करी ना, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? अदील, आपकी तरफ लाना चाहूँगी कि क्या कुछ चीज़ों को हम वाकई इतना अहम बना सकते हैं कि इस पे कोई समझौता नहीं है? मिसाल के तौर पे घरेलू तशद्दुद, अगर हार्ट उठ गया तो उसके बाद समझौते के बारे में ना सोचें। आप कुछ इस तरह की चीज़ों को डेफिनेट बाउंड्रीज समझते हैं? देखिए, मैं there are so many couples that I know, खानदान में और उसके बाहर भी, जहाँ पे लड़कियाँ अपनी पूरी जिंदगी, मैं उसको जाया कहूँगा, खातून अपनी पूरी जिंदगी जाया कर देती हैं महज इस कॉम्प्रोमाइज के नाम के ऊपर। इसकी रीजन क्या है? देखिए, इसकी 2-3 रीजन है, और मैंने बड़ा क्लोजली क्योंकि कुछ सिनेरियोज इस तरह के देखे हैं जहाँ पे मैं बहुत इस फेवर में था और इस हक में था that they should just simply cut that relationship off. See, जिंदगी एक दफा मिलती है। जाहिर है मैं अगर अपनी जिंदगी के अगले 30 साल 40 साल एक अब्यूजिव शख्स के साथ गुजारना डिसाइड कर लेती हूँ, मैं खातून के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ,
तो मेरे ख्याल से आई थिंक दैट्स द वर्स्ट कॉम्प्रोमाइज दैट यू कैन मेक. बट व्हाई डू यू मेक दीज कॉम्प्रोमाइजेस? इसकी मुख्तलिफ सबसे बड़ा होता है हमारा सोसाइटी का जो प्रेशर होता है, द स्टिग्मा दैट इज अटैच्ड टू अ वुमन who is separated or who is divorced. I mean, जिस तरह they are being looked down upon. हमारे यहाँ ये भी कल्चर नहीं है. छोटी उम्रों में लड़कियां बेवा हो जाती हैं या उनकी डिवोर्स हो जाती है, वो जिंदगी भर शादी नहीं कर पाती हैं बिकॉज ये मतलब से फिर जिस तरह के उनके रिश्ते आ रहे होते हैं वो इतना कॉम्प्रोमाइज किस्म के सिलसिला चल रहा होता है. एजुकेशन, लड़की पढ़ाई भी कितनी है आपने? मैं तो ऑनेस्टली I've recently been blessed with a girl. I feel so blessed right now. अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है. But I think the best thing that I can give to my daughter is I really want to educate her, so that उसको मेरे उसका शौहर, बेस्ट थिंग, बिल्कुल सही कह रहे हो अदील कि बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात की है यहाँ पे. मेरे ख्याल में इस तफरीक के बगैर कि वो लड़का है या लड़की, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू अ चाइल्ड इज़ सेल्फ वर्थ. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं समझौते की, तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी समझौता ये सोच समझ के कीजिए. अपने आप को इतना मजबूत ना समझिए कि एक टॉक्सिक, अब्यूज़िव या बिल्कुल ही ख़राब सिचुएशन के साथ अगर आप समझौता कर रहे हैं और उसमें जाने का सोच रहे हैं, ये आपको तोड़ेगी नहीं. कहीं ना कहीं वक्त गुजरने के साथ साथ आप बज़ाहिर बड़े मजबूत लगेंगे, या तो आप नाखुश होंगे, बीमारियों के घेरे में चले जाएंगे. सो ऑलवेज गो इनटू कॉम्प्रोमाइजेस नोइंग दैट. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. जब वापस आएंगे, हम छोटी मोटी कॉम्प्रोमाइजेस की यहाँ बात नहीं कर रहे थे, हम बड़े मसाइल की बात कर रहे थे. मिसाल के तौर पे बेवफाई, चीटिंग, तशद्दुद, मेंटल अब्यूज़, फिज़िकल टॉर्चर. इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना बेवकूफ़ी है, बल्कि इनफैक्ट अगर कोई कर रहा हो तो उसको आप मदद करें और वापस लें. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और ज़रा मज़ीद कॉम्प्रोमाइज़ेस को अनपैक करेंगे, ख़ासतौर पर सियासी कॉम्प्रोमाइज़ेस को. Stay with us. आपको तैयार करता है मुश्किलात के लिए. आपको एब्सोल्यूट पोजीशंस वैसे भी नहीं लेने चाहिए. अदील और मुनीज़े हमारे साथ हैं. अदील, मुझे ये बताइएगा, हम जो बात कर रहे थे पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे, लेकिन सियासतदानों के लिए या फिर डिप्लोमैट्स के लिए, फॉरेन मिनिस्टर्स के लिए अक्सर कहा जाता है कि एब्सोल्यूट स्टांस ना लीजिए, क्योंकि जो रियलिटी है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो बड़ी तेज़ी से बदलते हैं. एंड समटाइम्स यू रियली नीड टू स्वॉलो योर वर्ड्स. अगर आपने कोई बहुत स्ट्रिक्ट स्टांस लिया हुआ होता है और फिर उसको हमारे यहाँ लोकली जैसे कहा जाता है आपने यू टर्न ले लिया है, फिर वो समझौता नहीं समझते, वो कहते हैं आपने यू टर्न लिया है. क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल. आई थिंक हम तो मेरे ख्याल से आई थिंक सिर्फ ये कहते ना कि पाकिस्तानी सियासत में ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता. दुनिया भर में आई हैव अ इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज वेल, और मैं अपने शो की तैयारी के रेडियो शो के लिए जब देख रहा होता हूँ तो अंदाजा ये होता है दैट आई मीन यू टर्न्स एंड कॉम्प्रोमाइजेस दे आर क्वाइट कॉमन. हाँ, अपने कॉम्प्रोमाइज को उसको कोई शुगर कोट करके बयान कर देना, आई थिंक दैट इज एक्चुअली समथिंग दैट इट साउंड्स स्टूपिड एट दैट टाइम. अभी हम पाकिस्तान की अगर एग्जांपल लें, इमरान खान साहब, मैं जी इनको जाने नहीं दूंगा, ये नहीं करने दूंगा. मियां साहब उठे चले गए, यू कुड डू एनीथिंग, नो. अब आप उनको वापस लाना चाहते हैं, नो. सो इमरान खान एंड्स अप बीटिंग. अब वो कुछ भी कहते हैं, बट उनका जो वो आई वुड से जो उनका मंत्रा था, उनका जो वो उनकी जो पोजीशन थी, दैट गॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. और मेरा ये ख्याल है that being a politician, देखिए डिप्लोमेसी तो गेम ही इसी चीज का नाम है ना. It depends a lot on where do you stand on a particular issue. Are you talking from the position of strength or from the position of weakness? Yes. In a particular Pakistani context, you have to realize where does the Prime Minister fits in. So it's not a position of relative strength. So be very careful whenever you make these statements. और आजकल सोशल मीडिया का दौर है. मैं बड़ा हैरान रह जाता हूँ, लोग 2011 के ट्वीट्स निकाल के लाके फवाद चौधरी के प्रेजेंट करते थे. देखो तुम तो ये बात बोला करते थे 9 साल पहले. अब हम पूरे दिन ट्विटर पे पता नहीं क्या लगे रहते हैं. मुझे तो डर ये है कि आज से 10 साल बाद तो मेरी बातें मुझे लाके ना दिखा रहा हो, तुम ये क्या बोलते थे. अब देखिए ना, कल ही की बात है, अल जजीरा का जब अल जज़ीरा पे जब प्राइम मिनिस्टर साहब इंटरव्यू दे रहे थे, देयर वर अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस. जो बातें वो कंटेनर पे कहा करते थे, इंटरनेशनल मीडिया उनसे सवाल कर रहा है कि उस वक्त तो आपका स्टांस ये था, अब अगर इसमें तब्दीली आई है तो इस तब्दीली की वजह क्या है. लेकिन मनीज़े, एक और एंगल जो कॉम्प्रोमाइज़ का बनता है कि जिनको हम ट्रस्टेड नेम्स हमारे यहाँ होते हैं, जैसे हम हेल्थ केयर की अगर बात करें, हाइजीन मैटर्स की बात करें, रेस्टोरेंट में अगर जाते हैं, आपने आए दिन इस तरह के प्रोग्राम्स देखे होंगे जिसमें जर्नलिस्ट जाके या हमारे जो
मीडिया के फ्रेंड्स हैं वो जाके दिखाते हैं कि जहाँ पे जो हमें आई वॉश दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इन स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड किया जाता है, लेकिन जब आप पीछे बैक बर्नर पे जाके देखते हैं और उनके किचन का हाल देखते हैं या फिर उनकी प्रोडक्शन का हाल देखते हैं, तो वो जो बड़े बड़े ग्लॉसी क्लेम्स होते हैं जो एड्स में दिखाए जाते हैं हमको, उससे सूरत हाल बिल्कुल बरक्स होती है। ये कॉम्प्रोमाइज़ जब सरमायादार या कोई भी दुकानदार या कोई भी प्रोडक्शन हाउस करता है तो वो जानते बूझते हुए कर रहा होता है कि वो अपनी साख के साथ और लोगों की सेहत और ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इन कॉम्प्रोमाइज़ की आपकी नज़र में क्या वजह बनती है? प्योरली लालच है या इसके अलावा भी कुछ और है? जहाँ तक ये सप्लायर्स की बात रही या ये जो ओनर्स हैं, इन रेस्टोरेंट्स के मालिकान हैं, अगर ये मामूली फ़ायदे के लिए लोगों का एक बड़ा नुकसान कर रहे हैं तो ये उनके एंड से तो एक मामूली और दुनियावी फायदा होगा ही, लेकिन इसके असरात हमारी सेहत पर बहुत बुरे पड़ेंगे। जहां तक हमारे सहाफ़ी दोस्तों की बात रही तो उनके एंड पर ये एक बहुत अच्छा अमल है, बहुत अच्छा फेल है कि वो वहां जाते हैं, वहाँ का जो हकायक है वो हमारे सामने लाते हैं, पर्दाफाश करते हैं, हमें दिखाते हैं कि हम क्या दुरुस्त जगह पर जा रहे हैं, क्या हमें वहाँ पर जाना चाहिए। और दूसरी जानब अगर हुकूमत की बात की जाए और जो सेहत के वजीर हैं उनकी बात की जाए, जो रिप्रेजेंट करें, उनको इस पर सॉलिड एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक वो लोग इसमें एक्टिव नहीं नजर आएंगे हमारी सेहत के साथ खेला ही जाएगा। अब माजी में हम देख लें, अगर वो गधों का लेकिन मुनीज़े ये तो बात आ जाती है जब आप लिंचिंग की बात करें ना, दुकानों की, रेस्टोरेंट्स की, इनका हाल ज़रा मुख्तलिफ होता है। ऑन द अदर हैंड जब यही लचक या कॉम्प्रोमाइज़ हम सियासी तज्ज़ियाकारों की देखते हैं तब उन पर भी सवाल उठता है कि भाई कल परसों तक तो आप एक फ़लानी पॉलिटिकल पार्टी पे बड़ी तनकीद कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे थे और आप मुतमईन नज़र नहीं आते थे। यकायक रातों रात कई दफ़ा हमने देखा है कि फिर हमारे सहाफ़ी भाई बहन एकदम से कोई और ज़बान बोलने लगते हैं, उनको उसमें सारी बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं, सारी अच्छाइयां नज़र आने लगती हैं। वहाँ कौन सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है आपके ख्याल में? सिद्रा, मैं पहले भी इसमें ऐड करना चाह रही थी, जब अदील गुफ्तगू कर रहे थे, डिक्टेटरशिप बिल्कुल मुख्तलिफ है, वहाँ पर तो जो कह दिया गया करना पड़ेगा, लेकिन जमहूरियत का हुस्न और जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत की रवानी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है। अगर ये हमारे सियासतदान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और समझौते नहीं करते तो फिर चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। अब 2018 के अगर इंतखाबात को देख लें तो कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जो मेजॉरिटी के साथ सामने आई हो। सबने कॉम्प्रोमाइज़ किए, अपने मुश्तरका एजेंडाज या वेस्टेड इंटरेस्ट को देखते हुए सेटलमेंट स्कीम, जिसके बाद एक पार्टी उभर कर सामने आई। तो अगर कोई भी पॉलिटिशियन इतना रिजिड हो जाएगा, इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा अपने अज़ाइम में, तो फिर वो बाकी मैच से आइसोलेट हो जाएगा। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ और सियासत में और जमहूरियत में ये सब चलता रहेगा और चलता आगे भी हम यही देख रहे हैं। अभी जो पार्टीज की सिचुएशन है, गठजोड़ जोड़ कर ही ये आगे आते हैं और अपने सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं। इन ताने बानों को हम ज़रा जोड़ेंगे लार्जर पिक्चर से भी और इवेंचुअली हमारी पर्सनल एथिक्स पे भी इसको लेकर आएंगे। शहर में हमने देखा कि कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तभी वजह है कि तजावुज़ात पे या इंक्रोचमेंट्स पे आज हम देखते हैं कि 50 लाख शहरियों के मकानात हैं। अब उनको दरबदर किया जाए, उनको अपने मकान से निकाला जाए या फिर उनके लिए कोई और तरीका निकाला जाए। क्या कर सकते हैं शहरी? कॉम्प्रोमाइज़ करना क्या हमारी किस्मत का खेल है? इस पर ज़रा बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, बात कर रहे हैं हम कॉम्प्रोमाइज़ पे। इसमें क्या कोई जेंडर बायस है? अगर हम अपने माशरे के हवाले से बात करें, क्या आपको लगता है कि ख़वातीन को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन? ये जानते हैं हमारे दोनों पैनलिस्ट से। अदील क्या कहते हैं, जो सीख हमारे माशरे में घरानों में दी जाती है, क्या कहीं ना कहीं लड़कियों को, ख़वातीन को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की तरगीब देते हैं हम? I think Sidra, I'd have to agree with you there. मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारे माशरे की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, देखिए कॉम्प्रोमाइजेस आदमी भी करता है, बल्कि जो पूरा इंस्टीट्यूशन शादी का होता है, I'm using the word institution for this. This is compromises. ये मैं कहीं ना कहीं अपनी बीवी की चीजों में उनको अकोमोडेट करता हूँ, कहीं ना कहीं वो मुझे अकोमोडेट करती है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि not definitely, hopefully not in my house, but generally speaking in our society, I think हमारी ख़वातीन को जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ना सिर्फ घर में बल्कि वो ख़वातीन जब काम करने भी आती हैं
with the environment that you see. At times there are organizations ऐसी हैं जहाँ पे ख़वातीन को इतना accommodate नहीं किया जाता या certain restrictions उन पे लगाई जाती हैं. हज़रात can just go out and do anything, but the women no. So I really think इसमें gender bias का element है, and women actually end up making more compromises. अच्छा, लेकिन इसको थोड़ा सा इनेटली देखते हैं, जो हमने पहले भी बात की थी कि हर कॉम्प्रोमाइज़ की कोई ना कोई कीमत अदा करनी पड़ती है. जब इंसान अपने दिल को मार कर और जो आपके दिल की आरज़ू है उसको साइड पे रख कर किसी चीज़ से अगर समझौता करता है, इवेंचुअली आपको क्या लगता है कि बज़ाहिर हो सकता है उसका घर बस जाए, उसके बच्चों को एक छत मिल जाए, वो एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारा होता है, लेकिन व्हेन एंड हाउ डू यू थिंक इट टेक्स अ टोल ऑन द पर्सन? There has to be कोई ना कोई एक break off point होता है जहाँ पे eventually this happens and people do make very drastic decision. But मुझे ऐसा लगता है, what I feel is that इतने सालों तक, see the first thing that I said is that अगर if you really feel कि आप किसी एक toxic relationship में दाखिल हो चुके हैं, it doesn't take you very long. कोई सालों नहीं लगते ये बात जानने में, आपको कुछ दिन कुछ हफ्तों में अंदाजा हो जाता है what sort of a relationship you are in. Break it right there. Don't compromise at that stage. फिर ऐसा होता है कि आप जब compromises पे compromises करते रहते हैं, you become immune to that. I mean, it becomes abusive husband जो होते हैं, शायद उनकी बीवियों को शुरू में ये बुरा लगता हो, by the end of year 10 and 12 वो अपनी जिंदगी के साथ, I know people like that, वो समझौता कर जाते हैं कि मेरा नसीब ही ऐसा है. ना सिर्फ समझौता, आप ये देखें वो पूरी अपनी जो ज़िंदगी की तरतीब है वो उसके इर्द गिर्द कर लेती हैं. मिसाल के तौर पे अगर उनको लगता है कि द हस्बैंड इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड और वो ज़्यादती कर जाते हैं गुस्से में, तो बजाय इसके कि इसको सॉल्व करने के वो कोशिश करती हैं कि जी गुस्सा करने का मौका ही ना दिया जाए. तो आप एक बांदी बन जाते हैं, घर में बच्चे भी डरे सहमे, उनको कहा जा रहा है कि तुम्हें पता है ना कि बाबा को इस बात पर गुस्सा आता है, तो अवॉइड दैट. एंड दैट्स लाइक वॉकिंग ऑन एगशेल्स ऑल योर लाइफ, जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा. मनीज़ा, आपकी तरफ आना चाहूँगी, तो क्या आपको लगता है कि हम जब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बेसिकली हम दूसरे के लिए एक्सक्यूज़ बना रहे हैं, उसके बुरे रवैये को किसी ना किसी तरह हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं क्योंकि हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया. और अक्सर ख़वातीन ये बात रियलाइज़ नहीं करती हैं कि चले उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, वाई डू दे एक्सपेक्ट कि बच्चे भी उस शख्स की उन्हीं आदतों के साथ, उसी रवैये के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? क्या जवाब होगा इसका आपके पास? पहली बात तो ये कि कॉम्प्रोमाइजेस करने चाहिए, क्योंकि इसी तरह या मुश्किलात को फेस करना चाहिए. अब जो आजकल का मुआशरा है, अब जो दौर चल रहा है, इसमें ख़वातीन कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, जिसकी वजह से डाइवोर्स रेशो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है. 30% इज जस्ट बिकॉज दे आर नॉट फॉरगिविंग, हस्बैंड्स आर नॉट फॉरगिविंग और देयर वाइफ्स आर नॉट फॉरगिविंग. 75% जो लोग हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार रहते हैं. 75% की ये वो रेशो है जिसकी वजह से क्लैशेस उनमें पैदा हो रहे हैं. हमारे पास एक मिसाल है सिद्रा मीडिया इंडस्ट्री से ही, अभी रिसेंट जिनका इशू आया था, फातिमा सुहेल और मोहसिन अब्बास हैदर. फातिमा इज अ वेरी लविंग गर्ल जिसने बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज सन. बेटा तो बाद में आया. आफ्टर ए मैरिटल रिलेशन फातिमा लेफ्ट मीडिया इंडस्ट्री, शी डिसअपीयर्ड. Why? Just for the sake of that marriage, क्योंकि उसका husband ये चाह रहा था. She happily ended up everything. But कितनी देर किया जाता? जब बात torture तक आ गई, domestic violence तक आ गई, अपने तक she was facing it, अपने तक she was suffering it. मगर जब बात उसके बच्चे तक आई, she stood for him. और उसके बाद मामला कोर्ट तक गया और now she is very happy. In other words, आप कह रहे हैं कि जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब आप दूसरे के लिए एक्सक्यूजेस बना रहे हैं उसके बुरे रवैये को या किसी ऐसे रवैये को जो रेड फ्लैग ऑलरेडी कर रहा है, आप उसको सह रहे होते हैं, लेकिन फिर आप इस तरह के सिचुएशंस में आप ये मत समझें कि आपने एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है. यूजुअली अगर आप एक बुली के साथ हैं तो वो आपकी उस बाउंड्री को मज़ीद पुश करता रहेगा जब तक आप पुश बैक नहीं करेंगे, और आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस ख़त्म हो जाता है जब आपके पास भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहता ऐसे शख्स के लिए बनाने के लिए. लास्ट राउंड वेरी क्विकली आप लोगों के कॉमेंट्स लूँगी. मनीज़ा, क्या समझती हैं, कराची वाले कॉम्प्रोमाइज़ के इस शिकंजे से निकल पाएंगे? उनको कोई मराहत मिलेगी? उनके लिए वाकई कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी इन द years to come, in the days to come?
सिदरा दूर दूर तक तो दिखाई नहीं दे रहा। मैं दुआ गो हूँ कि कराची की भी सुनी जाए। अब तक कराची की सुनी नहीं गई है। यहाँ पर बंदर बांटी होती रही है। अहलियाने कराची को अब उठना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आसानी से तो कुछ भी नहीं हो रहा, आसानी से तो कुछ भी नहीं मिल रहा। थैंक यू फॉर दैट अदील। आप क्या, हाँ बिल्कुल, योर पॉइंट इज वेल टेकन। अदील, आप क्या कहेंगे, कराची वाले कॉम्प्रोमाइज ही करते रहेंगे या अब वाकई उनका टाइम आ गया है? सिद्रा, यूरोप में एक कंट्री है कॉल्ड बेलारूस और उसका एक प्रेसिडेंट है लुकाशेंको। ही इज रिगार्डेड एज द लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप। इस वक्त बेलारूस की आधी आवाम जो है वो सड़कों पे निकली हुई है बिकॉज दे डू नॉट वांट हिम एज अ प्रेसिडेंट, समथिंग जो कि 1 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। कराची वालों को मैं ये नहीं कह रहा था देयर इज सम डिक्टेटरशिप हियर, वी हैव अ सो कॉल्ड डेमोक्रेसी व्हिच इज वेल टू सम एक्सटेंट फंक्शनिंग परहैप्स, लेकिन जी कोई आपकी मदद को नहीं आने वाला। कराची वालों को खुद निकलना पड़ेगा। ये 2.5 करोड़ का शहर है, अगर इसके सिर्फ 2% लोग भी निकल आते हैं, वी टॉकिंग अबाउट 500,000 पीपल। चोक कर दें जी इस गवर्नमेंट को, मजबूर करें इनको काम करने को। लेकिन सीरियसली स्पीकिंग मुझे कोई नहीं लग रहा ऐसा। हम ट्वीट्स करने को तैयार हैं, पोस्ट करने को तैयार हैं, और हम लोगों को जो मीडिया पे मौजूद है सिद्रा, मेरे और आपके जैसे लोग, हमारे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि तहजीब के दायरे में, तमीज के दायरे में लोगों को मोबिलाइज करना। जब तक कराची वाले ये सोच रहे हैं इमरान खान कोई 700 अरब का पैकेज लेंगे, कल मुराद अली शाह कहते हैं जी 800 अरब के काम चल रहे हैं कराची में, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को भी मेरे ख्याल से कराची पैकेज का पार्ट बना दिया है। सो कोई फायदा नहीं है। I mean, जब तक लोग शहर से सड़कों पे नहीं निकलेंगे कुछ नहीं होने वाला। So there is a bit of dejection that I sense in your voice। बिल्कुल आपकी आवाज़ में मुझे थोड़ी सी एक मायूसी की भी रमक नज़र आती है, लेकिन दुआ गो जिस तरह मनीज़ा ने कहा कि हम सभी हैं, हमारी कोशिश है कि हमारी भी सुनवाई